हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम सर पर हैं और आपको कुछ तैयारी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आपके लिए आपकी कुछ हेल्प करने आए हैं। आपके लिए डेली हम 2 से 3 क्लासेस देंगे आपको, जिससे आपको आपके बीएड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सारे सेक्शन को अच्छी तरीके से सारे सेशन ले भी लेते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं आपको इन प्रश्नों के बीच में सबके सभी वो क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो पिछली परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, पिछली परीक्षा के पूछे गए पेपर में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे ये पहले वीडियो में। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का ये अलग रहेगा और आपका थ्योरी का एक अलग रहेगा। मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि आपका थ्योरी नहीं आएगी लेकिन आपको समझाने के लिए वो थ्योरी का वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रेंड्स सबसे पहला टॉपिक है। आज हम पहला पेपर सॉल्व करेंगे। पहले पेपर के साथ हमारा जो पहला पेपर है वो आपको तो पता ही होगा कि शिक्षा की भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरुआत कर लेते हैं और आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हम लेकर आए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल का प्रारंभ माना गया है। तो फ्रेंड्स, वैदिक काल की अवधि, इसके बारे में भी आपका पिछली साल क्वेश्चन से पूछा गया था आपके पेपर में। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें आंसर जो है वो आपका आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था उपनिषद, वेद, पुराण या फिर ग्रंथ। तो अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार, तो हमारा जो प्राचीन भारत था उसकी जो शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी, इसीलिए तो हम वेदों की शिक्षा के नाम से इसे जानते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपकी एक थ्योरी का सेशन लेकर आया था। आप उस थ्योरी के सेशन को अगर देख लेते हैं तब आप इसके सारे क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हमारा अगला सेशन है। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से। तो आपको पता ही होगा कि वैदिक काल का जो सबसे शुरुआती वेद है वो हमारा है ऋग्वेद। जब ऋग्वेद शुरुआती वेद है तो इसी के माध्यम से क्या है कि शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का। तो आपको बता दें कि फ्रेंड्स, शूद्रों को कोई हक अधिकार नहीं था। ठीक है, शूद्र सिर्फ सेवा करने के लिए थी, वैश्य व्यापार करने के लिए थे, क्षत्रिय जो थे वो सिर्फ युद्ध वगैरह करने के लिए थे। लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था पर जो आधिपत्य था वो था ब्राह्मणों का। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिककालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी ऋग्वेद पर, अथर्ववेद पर, सामवेद पर या फिर इनमें से सभी पर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि वैदिक काल में जो शिक्षा मुख्यतः आधारित थी, तो मुख्यतः तो आधारित थी वो थी ऋग्वेद पर। लेकिन अगर बात की जाए क्या चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा इसमें पूछा गया है कि मुख्यतः आधारित थी, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद पर। चलिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ रूप में हुआ है? विद्या, ज्ञान, बोध और विनय, सीखने से, धारण करने से या फिर स्वर वर्ण का उच्चारण से। अगर बात की जाए कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो शिक्षा शब्द का मतलब ही होता है कि विद्या, ज्ञान और बोध और विनय से। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था ज्ञान की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति या फिर लौकिकता की प्राप्ति। अब बात करते हैं कि यहाँ आपको ज्ञान तो पता ही होगा कि ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, स्वर्ग मतलब आप मरने के बाद स्वर्ग जाएं, लौकिकता मतलब जो सांसारिक जीवन होता है इसकी प्राप्ति। लेकिन अगर बात की जाए कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
समझ की प्राप्ति। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, क्या कहता है कि वैदिक काल में शिक्षा थी मौखिक, लिखित, उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगी कि वैदिक काल में वेदों का ज्ञान कराया जाता था, तो वेदों की जो शिक्षा दी जाती थी वो ओरली दी जाती थी। ओरली का मतलब है हमारी मौखिक दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मौखिक। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन दे रही है। आखिर में यह कथन किसका है? अगर बात की जाए कि ये कथन किसका है, तो ये कथन है हमारा डॉक्टर अल्तेकर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अल्तेकर। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना, उच्च पद की प्राप्ति, या फिर शासन करना। तो अगर बात की जाए कि वैदिक काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, क्या कहता है कि वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी विद्यालय में, गुरुकुलों में, मठों में, या फिर प्रांगण में। तो अगर बात की जाए कि वैदिक काल में शिक्षा, तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो हमारी दी जाती थी गुरुकुल में। ठीक है, मठों में दी जाती थी बौद्ध काल में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड गुरुकुलों में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश, शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का क्षमताओं का उत्तरोत्तर और सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। आखिर में ये कथन किसका है? अगर ऐसी बात की जाए कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत जो शारीरिक, मानसिक और भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों पर क्षमताओं का उत्तरोत्तर, अब अगर ऐसी बात की जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर अल्तेकर ने ये बात कही थी। चलिए अगला हमारा वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो हमारी 2 रूपों में बटी थी। 2 रूप कौन कौन से हैं? मैंने इससे पहले जो वीडियो कराया था आपका डिस्क्रिप्टिव का, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने सारा कुछ उसमें क्लियर कर दिया है। तो आपकी जो शिक्षा थी वो 2 रूपों में बटी थी। 2 रूप कौन कौन से थे? एक था हमारा परा और एक था हमारा अपरा। ठीक है, जो परा था वो धार्मिक था और अपरा था वो धार्मिक और लौकिक दोनों था। चलिए अगली बात करते हैं कि विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैंने जो डिस्क्रिप्टिव कराया था उसमें आपको सारा कुछ क्लियर मैंने कर दिया था कि विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तब मैं इसके आंसर आपके लिए सारे सही करके देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें बात की जाए कि विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था, तो आपको पता होगा कि वैदिक काल में जो शिक्षा पर अधिकार था वो अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों का था। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो तीनों में अलग अलग डेट थी उनके विद्यारंभ संस्कार शुरुआत की। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 से 9 वर्ष। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा है 15वां जो है वो है कि सद्गुण ही ज्ञान है। आखिर में ये कथन किसका है? तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये कथन हमारा है सुकरात का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हमारा है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, उपयुक्त सभी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो हमारा उपयुक्त सभी, ये सभी तरीके के विकास उसमें इंक्लूड थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था किसका? शिक्षक का, पुरोहित का, गुरु का, या माता पिता का? तो आप देख सकते हैं कि विद्यारंभ संस्कार वो होता है जो शुरुआत में कराया जाता था। ठीक है, तो क्या शिक्षक कराते थे? जी बिल्कुल नहीं। क्या माता पिता कराते थे? जी बिल्कुल नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहितों का। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार, अध्ययन का स्थान, गुरु का बगीचा, या फिर गुरु का निवास। अगर बात की जाए कि गुरुकुल, तो गुरु मतलब कुल मतलब उनके लोग, तो गुरु का परिवार इसका शाब्दिक अर्थ था। ठीक है, चलिए गुरुकुल की स्थापना की जाती थी शहर के समीप, घर के समीप, सरोवर के निकट, बस्तियों में, सरोवर के निकट, वन में, या फिर बस्तियों के समीप। तो आपको पता होगा कि गुरुकुल के लिए जो मौखिक शिक्षा दी जाती थी उसके लिए हमें चाहिए होता था एकदम शांत वातावरण।
तो जो शांत वातावरण था वो हमें सरोवर के निकट ही प्राप्त होता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य था उच्च शिक्षा का चिंतन, भौतिक सिद्धांत पर चिंतन, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन या फिर लौकिक सिद्धांत पर चिंतन। अगर बात की जाए कि गुरु का शिक्षण के अलावा और क्या काम था, तो उनका था आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन। आखिर में उन्हें अध्यात्म का ज्ञान कैसे कराया जाए बच्चों को। ठीक है, चलिए अगला हमारा गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो वो था शूद्रों को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। क्या कहता है कि उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था। अगर बात की जाए यहाँ पर उच्च शिक्षा या बात की जाए कि शिक्षा, तो दोनों का जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उपनयन संस्कार। ठीक है, और उपनयन संस्कार जो होते थे उनकी जो आयु सीमा थी, उनकी जो आयु निर्धारित की गई थी वो थी, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण का है तो उनके लिए 8 वर्ष थी, कोई बच्चा क्षत्रिय का है तो उनके लिए 10 वर्ष थी, और कोई अगर वैश्य का है तो उसके लिए 12 वर्ष थी। ये उपनयन संस्कार की टाइम पीरियड था। ठीक है, कि उपनयन संस्कार इतने वर्ष की उम्र में होगा और उनकी शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। तो उच्च शिक्षा में हमारा जो संस्कार होता था उस संस्कार को हम कहते थे क्या, उस संस्कार को कहते थे हम उपनयन संस्कार। और जो घर पर कराया जाता था, ठीक है, उसको हम ऐसे ही एक शिक्षा प्रारंभ संस्कार बोल देते थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बता दिया था कि गुरु के समीप ले जाना। अगर आप उस डिस्क्रिप्टिव वीडियो को देख लेते तब आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था 5-6 माह का, 1-2 वर्ष का, 3-4 माह का या फिर 3 से 6 माह का। अगर बात की जाए कि गुरुकुल में, तो गुरुकुल में आपका जो शिक्षण सत्र होता था वो हमारा होता था 5 से 6 महीने का। ठीक है, 5 से 6 महीने का ये गुरुकुल में शिक्षण का सत्र होता था। अगली बात की जाए कि जीवन पर्यंत विद्याध्ययन की छूट किस वर्ग को थी। इसमें मतलब ये है कि आप पूरी उम्र कभी भी शिक्षा ले सकते, तो ये किस वर्ण को प्राप्त था। तो ये ब्राह्मण वर्ग जो था, ये वर्ण एक ऐसा वर्ण था जिसको शिक्षा कहीं भी और कभी भी दी जा सकती थी और सभी के लिए बाउंडेशन थी। शूद्रों का अधिकार नहीं था, वैश्य और क्षत्रियों में बाउंडेशन थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला है कि गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था भौतिकता, आध्यात्मिकता, लौकिक एवं आध्यात्मिकता और लौकिकता। तो गुरुकुल में जो पाठ्यक्रम का आधार था वो हमारा दोनों लौकिकता एवं आध्यात्मिकता था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने अपने 26 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था और आपको अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन भी कर लिया है। ठीक है, इन सभी डिस्कशन के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो और आपकी नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम इसकी PDF वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ और नए तथ्य के साथ। वैसे आपकी ये क्लास अब डेली चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।